नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ का स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट विषय संबंधित इकाई 2 का अध्ययन करेंगे। इकाई 2 जो कि हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित है। तो इसका आज हम भाग 1 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन की। तो आज हम इसके अंतर्गत क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी आज हम बात करेंगे। नमस्कार हेमलता जी। तो आज की जो इकाई 2 है ये हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है हिंदी का उसके अंतर्गत। तो इसमें हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन होगा और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो केवल आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हिंदी इतिहास साहित्य इतिहास दर्शन, जो जिसमें साहित्य रचनाएं लिखी गई हैं, साहित्यिक रचनाएं लिखी गई हैं हिंदी से संबंधित, उन सभी को डिस्कस करेंगे और उन्हें उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो इसके बाद इस यूनिट में हम भक्ति काल जो आदिकाल से शुरुआत करेंगे। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल और आधुनिक काल और द्विवेदी युग और छायावादी। तो छायावाद से भी संबंधित जितने भी सभी टॉपिक हैं सभी इसमें डिस्कस हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में। और उसके बाद हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं भी होगा। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कब से लिखा गया है। और इसमें वैसे तो काफ़ी समस्याएं आई हैं। जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था, उसका अध्ययन किया जा रहा था, तो उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही थी। लेकिन राकेश जी गुड इवनिंग। तो जो हम हिंदी से संबंधित जानकारी लेते हैं, पहले भारतीय साहित्य अगर हम छोड़ देते हैं, डिस्कस नहीं कर रहे, भारतीय साहित्य से हम बहुत सी बात डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पहले प्राचीन इतिहास जिसमें था वेद से संबंधित सभी बात। मैं बहुत बढ़िया हूँ राकेश जी। तो आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। तो इसके जन्म काल के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। लेकिन जो संवत 700 विक्रमी से लेकर संवत 1100 विक्रमी तक का जो काल है, तो उसे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से हिंदी साहित्य के उद्भव काल के रूप में प्रस्तुत किया है। तो उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहले किसी का भी सभी का अलग अलग मत था, सभी ने अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की थी। हिंदी साहित्य की जो बिखरी हुई सामग्री थी उसको क्रमबद्ध रूप में संग्रहित करने का किसी ने पहले प्रयास ही नहीं किया, किसी ने प्रारंभ ही नहीं किया। तो इसका जो परिणाम था वो ये हुआ कि हिंदी साहित्य की जो क्रमागत प्रवृत्तियां हैं और कवियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को दर्शाने वाला कोई भी अगर आप देखें तो व्यवस्थित ग्रंथ या हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम देखना चाहें तो वो 19वीं शताब्दी तक का नहीं मिलता है। तो जो डिस्कस किया जाएगा वो 19वीं शताब्दी के उपरांत ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जब परंपरा शुरू हुई तो वहां से डिस्कस किया जाएगा। 19वीं शताब्दी तक, उससे पूर्व तक कोई एक क्रमागत प्रवृत्तियों पर आधारित या कवियों के कृतित्व से आधारित कोई सटीक रचना नहीं लिखी गई। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की परंपरा को दिए गए जो संक्षिप्त विवरण है उसको हम जो इस आधार पर समझ सकते हैं कि किस किस विद्वान ने कौन सी रचना लिखी और उसमें क्या क्या वर्णन किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ था उसके बारे में। गुड इवनिंग नीलम जी। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास किसी भी हिंदी विद्वान ने नहीं लिखा था। ये जानकर काफ़ी आश्चर्य हो सकता है। जो किसी भी हिंदी जो इतिहासकार था, हिंदी विद्वान जो थे, उन्होंने साहित्यकार उन्होंने नहीं लिखा। इसे जो विदेशी विद्वान थे विदेशी भाषा में ही लिखा गया है और इसे लिखा है गारसादा तासी ने। और उस रचना का नाम है इस्तार द लॉ लिटेरे ट्रूथ एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो ये जो एक रचना है इसे हिंदी का जो पहला साहित्यिक ग्रंथ मानते हैं सभी। तो इसकी रचना जो फ्रेंच भाषा में की गई है और इसे गारसादा तासी ने
लिखा है। और इस ग्रंथ को 2 भागों में प्रकाशित किया गया था, जो कि पहला जो भाग था वो 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1849 में प्रकाशित हुआ है। और ये जो ग्रंथ है इसका एक द्वितीय संस्करण भी प्रस्तुत हुआ है, जो 1871 में प्रकाशित हुआ, वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। इस साहित्य ग्रंथ में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हिंदी एवं मुसलमान कवियों तथा कवित्रियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें सभी हिंदी के जो रचनाकार थे और जो उर्दू से संबंधित जो भी रचनाकार थे, उन सभी का इसमें विवरण दिया गया है, कवि और कवित्रियों का। पहले उनका जीवन परिचय आता है इसमें, और उसके बाद में उनके द्वारा जो भी रचित ग्रंथ है उनका उल्लेख किया गया है, वो सभी इसमें संग्रहित हैं। तो इसमें अनेक खामियां हैं, अनेक कमियों के बावजूद भी ये हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो अब बात करेंगे दूसरा ग्रंथ कौन सा है, तो भाषा काव्य संग्रह, तो जिसके रचनाकार श्री महेश दत्त शुक्ल थे। तो इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय ग्रंथ कहा जाता है। और इसके रचनाकार जैसा कि मैंने बताया महेश दत्त शुक्ल हैं। उन्होंने इसकी रचना हिंदी भाषा में ही की है। जो पहली रचना थी उसे जो पहला ग्रंथ लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, लेकिन ये द्वितीय ग्रंथ है जिसे हिंदी भाषा में ही लिखा गया था। और इसका प्रकाशन वर्ष 1873 है। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो लखनऊ से हुआ था, नवल किशोर प्रेस से। तो इसमें प्राचीन कवियों की कविताओं को संग्रहित किया गया है, तत्पश्चात उन्हीं कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। तो इसमें जो भी प्राचीन कवि थे और उनकी कविताओं को लिखा गया है, कविताएं इनका विवरण दिया गया है, संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है उनका जीवन परिचय। और इसमें इतिहास के लिए जो गुण वांछित होते हैं उसका काफ़ी अभाव इसमें दिखता है, लेकिन फिर भी ये हिंदी साहित्य का दूसरा जो ग्रंथ है उसके बाद काफ़ी ये भी प्रचलित है। तो इसमें जीवन परिचय भी है, वो भी संक्षिप्त में दिया गया है, और जो क्लिष्ट शब्द होते हैं उनके लिए अंत में एक शब्दकोश भी दिया गया है। तो अब बात करते हैं तीसरा ग्रंथ जो है, ये जो मैंने सभी प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको यहाँ पे सभी रचनाएं मिल जाएंगी। जो प्रकाशन वर्ष जो है उनका, उसके आधार पर ही ये रचनाएं मैंने सब करा रही हूँ। तो ये जो एक तरफ से ही होंगे, तो ये शिव सिंह सरोज की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1883 है। और इसमें लगभग 1000 कवियों का विवरण है, उनके काव्य संग्रह संग्रहित हैं। तो इसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने की थी 1883 में। और इसमें जो उस समय तक जो भी उपलब्ध जानकारियां थी उसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग करके सेंगर जी ने इस इतिहास ग्रंथ में किया है और उसकी जानकारी प्रदान की है। तो इसमें क्या है कि जो भी शिव सिंह सरोज में प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कवियों का और उनकी कविताओं से संबंधित जो एक जगह जो रचनाएं लिखी गई हैं, सारी जानकारी दी गई है, काफ़ी अच्छा प्रयास किया उन्होंने। और इसमें कवियों का रचना काल और उनका जन्म काल भी दिया गया है। तो कई जो हैं विद्वान उसमें उनको ऐसा मानते हैं कि वो अनुमान से भी दिया गया है, तो ये विवादास्पद भी हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी इसका प्रयोग कई रचनाकारों ने किया है, आगे भी इसको एक जरिया बनाकर काफ़ी रचनाएं इसकी लिखी हैं। जो कि अब हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये इसके रचनाकार हैं सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1888। इसमें 952 कवियों को संकलित किया गया है, उनका परिचय संकलित किया गया है। और इसको जो ग्रियर्सन जी की रचना है, इसकी पृष्ठभूमि शिव सिंह सरोज ग्रंथ ही रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि शिव सिंह सरोज का काफ़ी रचनाकारों ने प्रयोग किया आगे। तो ये जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने भी शिव सिंह सरोज ग्रंथ का ही प्रयोग किया है। उसकी रचना के ही आधार पर
इसमें अपना जो भी इन्होंने विवरण दिया है वो उसी के आधार पर दिया है। तो इस ग्रंथ में इस ग्रंथ की एक विशेषता है कि इस ग्रंथ में पहली बार लेखकों और कवियों का वर्गीकरण काल क्रमानुसार किया गया था, और इसलिए ये जो अगर हम इतिहास की दृष्टि से भी देखें तो ये काफ़ी संतुलित ग्रंथ होगा, क्योंकि इसमें केवल ग्रियर्सन जी ने अपने ये जो ग्रंथ था इसमें केवल हिंदी के कवियों को ही शामिल किया है, और उनको जो भी कवि थे या लेखक थे उनको काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है, और उनकी जो प्रवृत्तियां थी उन पर भी प्रकाश डाला है। और जो इस ग्रंथ को 11 अध्यायों में बांटा गया है, और प्रत्येक जो अध्याय है एक काल विशेष का एक सूचक है। इसमें जो 952 कवियों को संकलित किया गया है। ये हिंदी साहित्य के काल विभाजन के साथ साथ उनकी प्रवृत्तियों का भी परिचय इसमें दिया गया है। तो ये कुछ जानकारी थी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से संबंधित। और इसमें भक्ति काल को ग्रियर्सन जी ने, जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक, किसने कौन से काल को क्या किस नाम से पुकारा है, तो ग्रियर्सन जी ने अपने ग्रंथ में भक्ति काल को जो हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है, और हिंदी साहित्य का इसे स्वर्ण युग माना है। और इस ग्रंथ का जो आधार है वो शिव सिंह सरोज होने के वजह से इसमें विवरण तथ्य और जो कुछ कुछ भ्रामक भी हैं, जो ये अनुमानतः कुछ दिया गया है तो ये भ्रामक हो जाती हैं, कुछ कुछ उसमें से प्रयोग जो हुए हैं, इसलिए बाकी ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और अब बात करते हैं हिंदी गोविंद रत्नमाला। तो इसके रचनाकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास जी ने इसकी रचना जो की थी, और इसे 2 भागों में प्रकाशित किया गया था, 1909 में और 1904 में इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे। और इसमें जो 80 आधुनिक लेखकों के जीवन परिचय को संकलित किया गया है। लगभग 80 आधुनिक लेखक जो हैं उनका जीवन परिचय इसमें दिया गया है, और उनकी कृतियों के विषय में परिचय दिया गया है। और इसके बाद है मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद जो था, इसके जो प्रथम 3 भाग थे वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, और चौथा भाग जो था वो काफ़ी बाद में प्रकाशित हुआ। तो ये चौथा भाग 1993 नहीं होगा, 1914 होना चाहिए, ये यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो ये इसके रचनाकार थे मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु में सभी को पता होगा वैसे तो, लेकिन इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र जो हैं, ये तीनों भाइयों ने ही इसे लिखा था। तो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें, बिल्कुल राकेश जी ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा आपको बता दिया, कई बार हो जाती है, ये ह्यूमन एरर है, थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो ये आप लोग ध्यान रखें, 1914 होना चाहिए। तो ये 1914 में प्रकाशित हुआ था, इतना बाद में तो प्रकाशित होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस ग्रंथ में कवियों के विवरण के साथ धन्यवाद सर। तो इस ग्रंथ में कवियों के विवरण के साथ उनके द्वारा रचित साहित्य के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण है। तो इसमें तो हद से ज़्यादा ही काफ़ी कवियों को इसमें संकलित किया गया था। एक विशाल ग्रंथ इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 5000 कवियों का इसमें विवरण दिया गया था। और इन्होंने तीनों मिश्र बंधु जो थे, उन्होंने सभी जानकारी जो इसमें विवरण दिया है, उसमें कवियों का विवरण दिया गया है, उनके रचित साहित्य के विभिन्न अंग पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें काफ़ी कुछ, इसमें जो भी कवि हैं उन्हें कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, और उनकी काव्य की समीक्षा जो प्राचीन आदर्श रहे हैं उनके आधार पर की गई है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कवियों का जीवन परिचय और जो विवरण दिया है वो भी इस ग्रंथ से लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें काफ़ी विशाल मात्रा में जो सभी कुछ जानकारी मिल जाती है। यह है मिश्र बंधु विनोद। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि मिश्र बंधु जो तीन जो भाई थे वो कौन कौन से थे, और इसका प्रकाशन वर्ष कौन कौन सा था।
तो इसी ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का एक समुचित प्रयास किया गया था, क्योंकि इस ग्रंथ में जो रचना काल था उसको 8 खंडों में विभाजित किया गया था। और अब अगला देखते हैं ग्रंथ कौन सा है, हिंदी नवरत्न। तो इसे भी मिश्र बंधुओं ने ही लिखा था, तो ये मिश्र बंधु द्वारा लिखा एक दूसरा ग्रंथ है। तो इसकी रचना 1910 में हुई थी और इसका भी चौथा संस्करण जो था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। ये बिल्कुल सही है। तो 1934 में जब इसका चौथा संस्करण प्रकाशित हुआ था, इस ग्रंथ में 9 कवियों का विस्तृत विवेचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें केवल 9 कवियों का जो शामिल किया गया है और इसका चौथा संस्करण तो मैंने बता ही दिया है। तो ये एक दूसरा ग्रंथ है जो मिश्र बंधुओं ने लिखा था। इसमें केवल 9 कवि हैं। और इसके बाद अगर बात करें कविता कौमुदी, तो इसके रचनाकार हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी और इसका प्रकाशन वर्ष होगा, प्रथम संस्करण जो था वो 1917 में प्रकाशित हुआ है और दूसरा संस्करण 1926 में प्रकाशित हुआ है। तो जो राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो रचना लिखी है वो कविता कौमुदी नामक नाम से लिखी है और इसमें भारतीय हरिश्चंद्र से पूर्व जो 89 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी कविताएं दी गई हैं। तो भारतीय हरिश्चंद्र जी से भी पूर्व जो भी कवि थे 89 लगभग कवि हैं, उनके जीवन वृत्त दिया गया इसमें और उनकी कविताएं दी गई हैं। और 1926 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो जिसमें जो द्वितीय संस्करण हुआ उसमें 49 आधुनिक लेखकों का विवरण दिया गया है, उसमें जोड़ा गया है। लगभग 49 आधुनिक लेखकों एवं कवियों का विवरण भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के तो ये 138 हो गए हैं। और अगर बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसके बारे में हम सबसे एंड में भी डिस्कस, इसकी कुछ विशेषताएं भी करेंगे। अभी थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 1826 में अपनी ये जो रचना थी हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी रचना पूर्ण कर ली थी, लेकिन ये प्रकाशित हुई है 1926 में। ये ध्यान रखें। तो उन्होंने अपनी कृति जो है इसकी रचना 1926 में की थी और ये प्रकाशित हुई थी 1929 में। तो इससे जो पहले शुक्ल जी ने जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो संपादित शब्द सागर की 8वीं जो जिल्द थी उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा पर प्रकाश डाला था। तो इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व एवं उनकी काव्य धाराओं को व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें कवियों की संख्या पर ज्यादा ध्यान न देकर कवियों के महत्व और उनकी काव्य धाराओं का व्यवस्थित एक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। और इसकी कुछ हम विशेषताएं एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसमें बारे में हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पुस्तक सभी को लेनी जरूर चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर कोई नेट दे रहे हैं तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है, तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो इसको जरूर एक बार पढ़ें। अब बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य से संबंधित। तो इसके रचनाकार थे बाबू श्याम सुंदर दास। तो जो श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी गोविंद रत्नमाला लिखी थी, जो अभी हमने पढ़ा था, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी और 1914 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। तो उन्होंने ही हिंदी भाषा एवं साहित्य की रचना की। ये एक क्रमबद्ध तरह से हम पढ़ते जा रहे हैं प्रकाशन वर्ष के आधार पर, इसलिए ये अलग अलग दिया गया है। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने जो ये रचना लिखी थी, इसमें भाषा भाग जो था उसमें भाषा विज्ञान नामक कृति को ही परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया गया था। और जो साहित्य भाग है, तो साहित्य भाग में हिंदी की जो प्रमुख धाराएं हैं उनके विकास और विस्तार का विवरण इसमें दिया गया है। तो इसमें जो पूरी रचना है, इसमें एक भाषा भाग है और दूसरा साहित्य भाग है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो 1930 में ये प्रकाशित हुई थी। तो भाषा भाग में भाषा विज्ञान नामक जो कृति थी उसका परिवर्तित रूप दिया गया है और जो साहित्य भाग है उसमें हिंदी की प्रमुख धाराओं और उनके विकास और विस्तार का विवरण दिया गया है। ये सभी जो आज रचनाएं कर रहे हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब बात करेंगे हिंदी भाषा एवं उसके साहित्य का विकास। तो ये जो रचना थी ये हरिओध जी ने लिखी थी, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने।
तो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में जो बाबू रामदीन सिंह लीडरशिप व्याख्यान माला जो थी उसके अंतर्गत हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास शीर्षक से कुछ व्याख्यान दिए थे। तो उन्हीं व्याख्यान के आधार पर ये जो उनके व्याख्यान थे उसमें 719 पृष्ठ में ये जो पुस्तक जो थी इसे प्रकाशित करवाया गया और इन व्याख्यानों को ही इनमें हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो रचना थी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इनके व्याख्यान जो थे और इन्हें काफ़ी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1930 है। जो हरिओत जी ने ये रचना जो लिखी है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। और अब बात करेंगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। तो इसकी रचना की है सूर्यकांत शास्त्री ने। तो और इसका प्रकाशन वर्ष है 1930। जो लाहौर में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नाम से इन्होंने ये ग्रंथ अपना प्रकाशित करवाया था। ये जो प्रकाशित हुआ था ये लाहौर में हुआ था 1930 में। और इसमें जो एक कृति थी कि इतिहास के लेखन में जो ये जो रचना थी इसके कुछ एक अंग्रेजी कुछ साहित्यकार थे, उनकी F.E. जो श्री F.E. करके कुछ नाम था उनका, फाइनल तो याद नहीं आ रहा पूरा डिटेल में। तो उनकी एक रचना थी कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इस जो रचना रही है इसको इन्होंने मूल आधार बनाया है अपनी रचना लिखने के लिए। तो इस ग्रंथ में जो लेखक ने अंग्रेजी साहित्य के भावों को प्रमाण देते हुए हिंदी साहित्य को समझाने की चेष्टा की। नाम मुझे कुछ उनका ध्यान नहीं आ रहा है, वो इतिहास के लेखन जो मूल रचना जो है वो F.E. जो कुछ थे ऐसे करके नाम था। तो उनकी कृति थी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ये उसका इस रचना का मूल आधार रहा है F.E. का, हाँ बिल्कुल। तो ये जो रचना है इसमें अंग्रेजी जो लेखक के अंग्रेजी साहित्य के जो प्रमाण देते रहे हैं और उसके आधार पर उन्होंने हिंदी को समझाने की चेष्टा की है। और इसके बाद बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये रचना राम शंकर शुक्ल रसाल जी ने लिखी है। तो इसमें इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। तो ये एक विवरण ग्रंथ है, आजकल मैं तो ज़्यादा कहने लगा मुझे लग रहा है। इसमें रचनाकार ने अनेक स्थानों में उपलब्ध सामग्री को ही प्रस्तुत किया है। जो ये कलेवर की दृष्टि से ये सबसे बड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है। ये जो रचना है इसको राम शंकर शुक्ल रसाल जी ने लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। इसमें जो कवि और लेखकों का परिचय दिया गया है और उनकी कृतियों के उदाहरण नहीं है इसमें, इसलिए एक कमी रही है कि उनकी कृतियों के कोई उदाहरण नहीं दिए गए हैं, लेखकों का परिचय दिया गया है। और अगर बात करें आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसकी रचना की है कृष्ण शंकर शुक्ल ने। तो श्री कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने रचना की है और प्रकाशन वर्ष है 1934। तो इस ग्रंथ में भारतेंद्र के पूर्व का इतिहास अति संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रत्येक कवि के विषय में विस्तार से ज्ञातव्य बातों की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसमें भारतेंद्र युग से जो पूर्व जो इतिहास जो था उसको संक्षिप्त में दिया गया है, बहुत ही संक्षिप्त विवरण दिया गया है और उसमें आधुनिक साहित्य का विवेचन विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसमें कवि के विषय में विस्तार से जो भी जानकारी थी वो प्रस्तुत की गई है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास करके जो रचना थी। और अब बात करेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अभी कुछ कुछ ये जो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। जैसे राम कुमार शुक्ल जी की रचना थी उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है इसे 1940 में प्रकाशित हुई थी और इसकी रचनाकार थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें क्रम एवं पद्धति के रूप में ये इतिहास के रूप में नहीं लिखा गया है, परंतु इसमें संकलित स्वतंत्र लेखों में कतिपय ऐसे तथ्य एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें जो कुछ ऐसे जो प्रस्तुत किए गए हैं जिनके आधार पर अब निष्कर्ष ऐसे निकाला गया है कि ये
हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन की दृष्टि से एक नया ग्रंथ इसे समझा जा सकता है। ये लगभग जो रामचंद्र शुक्ल जी ने रचना लिखी थी उसके लगभग जो 1929 में प्रकाशित हुई थी और ये 1940 में प्रकाशित हुई है, तो लगभग 10-11 सालों का अंतर इसमें रहा है। तो इसमें हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके बाद उन्होंने कुछ कुछ और भी रचनाएं लिखी हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसमें जो रामचंद्र शुक्ल जी ने अनेक धारणाएं दी थी, स्थापनाएं दी थी, उनको भी इसमें चुनौती दी गई है और उसमें कई जगह पर उसको खंडित किया गया है, उसका खंडन किया गया है। और इसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो मैंने अभी बोला था राम कुमार वर्मा जो हैं, और उन्होंने रचना लिखी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये 1938 में प्रकाशित हुई थी। इसे 2 खंडों में पहले तो प्रकाशित कराने की एक योजना थी, लेकिन इसका पहला ही खंड प्रकाशित हो पाया था, जिसमें लगभग संवत 750 से 1750 विक्रमी तक की काल विधि जो थी उसको लिया गया है। और इसमें जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत जो काल विभाजन है उसमें ही थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इसे प्रस्तुत किया गया है, और शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन को ही परिवर्तन के साथ इसमें प्रस्तुत किया गया है। और राम जो वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा इसमें दी गई है, वो हम देखेंगे कल के उस लेक्चर में कि कौन से रचनाकार ने, किस साहित्यकार ने किस काल को क्या नाम दिया है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, अगर इस ग्रंथ की बात करें तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। इसमें साहित्य इतिहास के विकास संबंधी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उनके आलोक में नूतन व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो इस ग्रंथ में जो विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी स्थापना की गई है और एक नवीन जो व्याख्या इसमें हिंदी साहित्य की प्रस्तुत की गई है। और उन्होंने गुप्त जी ने हिंदी भाषा का उद्भव 11वीं सदी से माना है और हिंदी साहित्य की जो पहली रचना है उसे जो भरतेश्वर बाहुबली रास है उसका शायद प्रकाशन वर्ष 1184 है और इसको माना है, और इसके रचनाकार शैलभद्र सूरी हैं। तो इस रचना को इन्होंने इसी को हिंदी का पहला काव्य माना है। तो ये कुछ रचनाएं थी जो महत्वपूर्ण हैं। साउंड नहीं आ रहा है, शायद मैं धीरे बोल रही हूँ क्या? तो बोल तो मैं तेजी रही हूँ, साउंड नहीं आ रहा है क्या? और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है बताएं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, इसमें गणपत चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है और इसे प्रकाशन वर्ष है 1964। और अब बात करेंगे आचार्य शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो इसकी कुछ विशेषताएं होंगी कि शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति का आधार सरल, सुस्पष्ट, तर्क संगत एवं वैज्ञानिक है। तो शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है उसकी जो पद्धति है वो सरल है, सुस्पष्ट, तर्क संगत और वैज्ञानिक रही है। उनका मत ये था कि साहित्य का इतिहास जनता की चिरवृत्ति का इतिहास होता है जो तत्कालीन परिस्थितियों से बदलती रहती है। अतः प्रत्येक काल की परिस्थितियों के सापेक्ष उस काल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो अभी हम पहले इस रचना की बात कर लें और फिर जो साहित्य से संबंधित जो परिवर्तन होते रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने यही कहा है कि जो जनता की जो चिरवृत्ति है वो इतिहास के साथ धीरे धीरे बदलती रहती है, वहां पर जो भी परिस्थिति होती है उनके आधार पर बदलती रहती है और उन्हीं के सापेक्ष उन्होंने अपनी जो सभी काल हैं उनका विश्लेषण किया है। जिस कालखंड के भीतर जिस प्रवृत्ति की प्रधानता होती है उसी के आधार पर उस काल का नामकरण किया है। तो उन्होंने जैसे अगर बात करें आदिकाल से वीर गाथा काल से संबंधित, आदिकाल से संबंधित जो या फिर रीति काल से संबंधित, तो उन्होंने इसी प्रकार से उसको बांटा है, उसकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, उसमें उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर सभी को आधार बनाकर उन्होंने उनका नामकरण किया है। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण 2 धाराओं में बांटकर
पुनः उसका उपविभाजन किया है। तो इन्होंने शुक्ल जी ने जो भक्ति काल था उसको निर्गुण और सगुण 2 धाराओं में बांटा था ये, और उसके बाद भी फिर से उसे दोबारा उपविभाजन भी किया था कि ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री शाखाओं में बांटा था और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा था। तो इस आधार पर उन्होंने उसका उपविभाजन भी किया था, और जिसे जो इतिहास लेखक थे उन्होंने बिल्कुल उसी प्रकार से स्वीकार भी किया। इसके बाद जो परवर्ती इतिहासकार थे उन्होंने उसी प्रकार से इसे काफी स्वीकार भी किया है। और रीत काल का वर्गीकरण लक्षण ग्रंथों की रचना को ध्यान में रखकर किया गया है। तो जो लक्षण ग्रंथ थे उसको आधार बनाकर रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध काव्य के रूप में उन्होंने वर्गीकरण किया था इस रचना में। तो जो कि ये वर्गीकरण भी सभी ने स्वीकार किया है। और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य एवं पद्य 2 भागों में बांटकर तदुपरांत उसको उपवर्गों में बांटा है। तो ये भी उन्होंने आधुनिक काल को भी गद्य और पद्य में बांटा और उसके बाद भी फिर से और वर्ग में, उपवर्गों में भी बांटा है। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम केवल साहित्य इतिहास से संबंधित जानकारी दे रहे हैं आपको। और शुक्ल जी प्रतिभा के धनी सहृदय कवि थे। तो ये इन्होंने ये इसलिए इस प्रकार से समझा जा सकता है कि उनकी जो कविता के विषय में जो उनकी समझ थी वो बहुत ही अच्छी थी, विलक्षण थी। तो उन्होंने जिसका परिचय उनके जो उन्होंने कवियों की जो आलोचना में उपलब्ध जो लिखा है, कवियों के बारे में जो उन्होंने लिखा अपनी रचना में, उनसे आपको पता चलता है। और शुक्ल जी की विवेचना शक्ति और भाषा सामर्थ्य अपूर्व थी। तो जो शुक्ल जी थे उनकी भाषा शक्ति और इसमें क्योंकि उनका हर एक वाक्य जो था वो बहुत ही एक उस पर टिप्पणी करी जाए या मनन किया जाए तो बहुत ही एक सटीक जो वाक्य था, प्रत्येक वाक्य कसा हुआ हम वाक्य कह सकते हैं। और शुक्ल जी का दृष्टिकोण व्यापक, विवेचन वैज्ञानिक एवं विश्लेषण अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वे कवियों की संख्या 1000 तक सीमित रख सके हैं। उन्होंने जो भी कवियों का जो साहित्यिक महत्व दिया है उस साहित्य के महत्व के आधार पर उन्होंने पहचाना है। उनका जो दृष्टिकोण था इतना व्यापक था, उनका विवेचन और विश्लेषण शक्ति जो थी काफी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जो साहित्यिक महत्व को ध्यान में रखकर सभी रचनाकारों को अलग अलग विभाजित किया, सभी कालों को विभाजित किया है कई वर्गों में, और उन सभी को अपने ग्रंथ में, इतिहास ग्रंथ जो है ये, उसमें स्थान दिया है। सभी कवियों को सभी काल के आधार पर उन्हें बांटा है। और शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को आधार बनाकर ही परवर्ती इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसके बाद जो लगभग 75 वर्षों में नए नए शोधों से प्राप्त निष्कर्ष जो थे वो इसमें जोड़ दिए गए हैं। और इसके आधार पर इसमें कई सारे जो रचनाएं जो थी या जो रचनाकार हैं इसको प्रोत्साहित भी करते हैं रचनाकार, और इसकी कई रचनाएं भी इसके आधार पर लिखी गई हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको आधार बनाकर। तो ये कुछ जानकारी थी हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित। तो और इसकी पद्धतियों की हम बात करें और उसमें जो समस्याएं आ रही थी साहित्य के अध्ययन में वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। पद्धति जो प्रमुख पद्धतियां हैं वो, और जो भारतीय साहित्य के जो समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, और उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन है और नामकरण है वो सब डिस्कस करेंगे, जो क्रमबद्ध तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। शुभ रात्रि।